लिए आप किन किन कारणों को जो है उत्तरदायी ठहराएंगे। आखिर वो कौन कौन से रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हमने कल एक क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने पढ़ा था कि यार ठीक है, स्वतंत्रता से लेके अब तक सार्वजनिक क्षेत्र का विकास तो हुआ है, लेकिन बीच में कई सालों से वो लॉस सफ़र कर रहे हैं और अभी भी कई सारे ऐसे हैं जो लॉस ही सफ़र कर रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंस उस तरीके की नहीं है जिस तरीके की होनी चाहिए थी। उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा पुअर है। तो हमें उनकी पुअर परफॉर्मेंस के रीज़न बताने हैं कि आखिर पब्लिक सेक्टर जो है वो क्यों फेल हो रहा है। इसके कई सारे रीज़न हैं, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन में कहता है, कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों ने प्रगति तो की है, लेकिन ये प्रगति संतोषजनक नहीं की जा सकती। इसमें लाभ की मात्रा और पूंजी व विक्रय से अनुपात बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर हम बात करते हैं इस टाइम पीरियड की, तो इसमें केवल 240 उद्योग थे, जिसमें से 240 में से 107 उद्योग जो है वो घाटे में चल रहे थे, और कुल घाटा भी ऐसा कोई छोटा मोटा नहीं था। 5,287 करोड़ का घाटा जो है 107 उद्योग झेल रहे थे। तो आखिर वो कौन कौन, भाई प्रगति तो हो रही है, चलो ठीक है, 240 उद्योग हमने खोल दिए, लेकिन खोलने का फ़ायदा तब तो होना जब ये कोई प्रॉफिट वगैरह अर्न कर रहे हो। कोई फ़ायदा ही नहीं होगा जब इनसे, तो फिर इसका क्या बेकार है फिर। ये बेटा अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला रीज़न है, कह रहा है आखिर ये क्यों इनकी परफॉर्मेंस पुअर है। सबसे पहला है, डिसीज़न में जो है वो बहुत ही ज़्यादा लेट होता है, निर्णय लेने में देरी। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना से संबंधित निर्णय लेने में बहुत ही ज़्यादा क्या लगता है, बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। कोई भी डिसीज़न लेना हो, डिसीज़न छोटा हो या डिसीज़न बड़ा हो, कैसा भी डिसीज़न हो, इनके रिगार्डिंग डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। उद्योगों के गर्भकाल था, निर्णय जो निवेश के समय किया जाना चाहिए वास्तव में नहीं लिया जाता। यही नहीं, परियोजना के निर्माण के लिए ठेके देने, सहयोग के समझौते, प्लांट एवं मशीनरी को प्राप्त करने, परियोजनाओं के लिए अधिकारियों की नियुक्ति आदि से संबंधित निर्णयों में बहुत ही ज़्यादा विलम्ब होता है, बहुत ही ज़्यादा देरी होती है। तो इनने सारे के सारे डिसीज़न बना दिए। कह रहा है भाई चाहे कुछ भी, कोई भी रीज़न हो, किसी की पोस्टिंग करनी हो, कोई मशीन खरीदनी हो, कोई प्लान बनाना हो, किसी को किसी भी काम, किसी का काम के साथ कोलैबोरेशन करना हो, किसी को काम ठेके पे देना हो, या कुछ भी करना हो, छोटा काम हो या बड़ा काम हो, हर काम के लिए पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या है, हर काम के लिए पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है डिले ही होता है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो क्या है, जिसकी वजह से उसकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर है। तो सबसे पहला रीज़न जो है बेटा ये है कि भाई डिसीज़न लेने में बहुत ही ज़्यादा लेट करते हैं, इसलिए इनकी परफॉर्मेंस जो है, काम जब समय पे ही नहीं होगा तो फिर उस काम को होने का क्या फ़ायदा। दूसरा, क्षमता का अपूर्ण उपयोग। ये तो बेटा इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये इसका जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आखिर पब्लिक सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो जो है पुअर। कह रहा है उत्पादन क्षमता का अल्प प्रयोग नीचे लाभों का एक महत्वपूर्ण कारक है। मतलब कि पब्लिक सेक्टर की जितनी कैपेसिटी होती है वो उतनी कैपेसिटी के साथ काम नहीं करते हैं बेटा। सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत से उद्योग 50% से कम क्षमता पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये कह सकते हो कि भाई शर्म आनी चाहिए। मतलब कि अगर ये मान लीजिए आपके पास अगर मान लीजिए 10 मशीनें हैं, तो आप उस 10 में से केवल 3 से 4 मशीनें चलाते हो, 7 मशीनें तो यूं ही पड़ी हुई हैं। अगर 10 बंदे हैं आपके पास, तो उसमें से केवल 3 से 4 बंदे ही काम कर रहे हैं ढंग से, या जितने भी ओवरऑल काम कर रहे हैं वो केवल 3 से 4 के बराबर है, बाकी का तो आप यूटिलाइजेशन ही नहीं कर रहे हो। तो 50% से भी लोअर कैपेसिटी पे ये काम करते हैं। 1983 और 84 में सभी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों का औसतन 51% क्षमता का ही था। 84 में अगर बात करें तो ये घट के इतना हो गया।
इस टाइम पीरियड की बात करें तो इतना हो गया। 75% से कम क्षमता पर कार्य कर रही थी, 20% इकाइयाँ तो 50% से भी नीचे थी। तो ये बेटा बहुत ही ज़्यादा वो उसकी बात है कि यार आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पा रहे हो। ये इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आखिर इनकी जो परफॉर्मेंस है वो पुअर क्यों है। सबसे बड़ा रीज़न है ये इसका अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इस अल्प प्रयोग का एक मुख्य कारण तो ये है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता के लिए लगाए गए हैं। मतलब कि कह रहा है भाई आप यूज़ क्यों नहीं कर पा रहे। मान लो किसी सरकारी उसमें 10 बंदों की हायरिंग कर रखी है, तो कह रहा है इसका आप आज 10 बंदों की हायरिंग कर रखी है, यूटिलाइजेशन कितने का कर रहे हैं, मैंने बोला 3 से 4 बंदों का, बाकी का क्यों नहीं हो रहा। तो ये कह रहा है इसका मुख्य कारण एक तो ये है कि आवश्यकता से अधिक उत्पादन क्षमता लगी हुई है। मतलब वहाँ पे 10 बंदों की ज़रूरत ही नहीं है और तुमने 10 बंदों को हायर कर रखा है। दीर्घकालीन दृष्टि से ये अनुचित नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ा बाजार है, लेकिन पूंजी की मात्रा सीमित होने के कारण पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता। तो कह रहा है भाई जब ऐसे बंदों का कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रहा, तो आपका कैपिटल आपकी लिमिटेड है, इतने लोगों की वहाँ जगह नहीं है जितने आपने हायरिंग कर ली है, तो फिर ऐसे लोगों को बेकार है हायर करना। दूसरा इसकी परफॉर्मेंस, पुअर परफॉर्मेंस का जो रीज़न है वो है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। तीसरा और सबसे बड़ा बेटा ये हम अपनी डेली लाइफ के अंदर रोज़ देखने के लिए मिलता है, ये हमें उपयुक्त कार्मिक एवं प्रबंधकारी नीतियों का अभाव। सार्वजनिक उद्यमों की असफलता का प्रमुख कारण इनकी अनुपयुक्त कार्मिक व प्रशासनिक नीतियां हैं। अनुपयुक्त कार्मिक का मतलब होता है बेटा वो वर्कर उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, उपयुक्त नहीं है वो उस पोस्ट के लिए जिस बंदे को आपने उस पोस्ट पे बिठा रखा है। और जो भी आप पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशनल के लिए मैनेजरल, वो भी ठीक नहीं है। इनके प्रशासनिक अधिकारी प्राय प्रशासनिक सेवाओं से संबंधित होते हैं, जो प्रशासनिक कार्यों के लिए तो उपयुक्त होते हैं, लेकिन उद्यमों के तकनीकी मामलों में जैसे कच्चा माल खरीदना, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, क्वालिटी को कंट्रोल करना, नई टेक्नोलॉजी, निर्यात, इसके बारे में उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से ही उनकी फील्ड ही एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो वो काम तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको किसी उद्योग में भेज दोगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में भेज दोगे, तो वो ये सब काम रॉ मटेरियल कौन सा खरीदना कौन सा नहीं खरीदना, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, क्वालिटी को चेक करना, टेक्नोलॉजी, एक्सपोर्ट, तो भाई वो ये सब काम नहीं कर पाएगा। तो तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो कर्मचारी जिस पोस्ट के लिए बना ही नहीं है, पब्लिक सेक्टर के अंदर वो कर्मचारी उस पोस्ट पे काम कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से काम अच्छी तरीके से नहीं हो रहा। क्योंकि भाई जो बंदा जिस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, अगर आपको वो काम, आप उसको वो काम दे दोगे, तो भाई वो उस काम को अच्छे तरीके से कर ही नहीं पाएगा। अब भाई मान लो आप सब आर्ट्स के स्टूडेंट हो, ठीक है, अगर मैं आपको मान लो आपको ना टैली आती ना कुछ आता, आपको मैं सीए की पोस्ट पे बैठा दूँ, ठीक है, कुछ नहीं आता है सीए तो चलो बहुत बड़ी हो गई, आपको मैं बोलूँ चलो अकाउंटेंट जो है अकाउंटेंट की पोस्ट पे मैं बैठा दूँ। भाई अकाउंटेंट की आप तो तब कर पाओगे ना जब आपको एक्सेल, टैली वगैरह जो है ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जो है आती हैं, तो ही तो आप कर पाओगे, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाओगे। तो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तीसरा इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है कि भाई वो कर्मचारी उस पोस्ट के लिए जो है बना ही नहीं है, तो इसको जो है ठीक करने की बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरत है। चौथे पॉइंट की बात करें तो ये लिखा हुआ है आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, और यहाँ पे भी तो ये लिखा हुआ था, यहाँ पे भी इसने बेटा थोड़ी बात जो है यही कही थी कि क्षमता का अपूर्ण उपयोग, इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, एक मिनट रुकिए ज़रा, इस पॉइंट को जो है यहाँ से हटा देंगे, ठीक है, इस पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे क्योंकि इसने यहाँ पे इसका अगला पॉइंट यहाँ पे बना दिया आवश्यकता से अधिक कर्मचारी, तो आपका एक पॉइंट बन जाएगा, इससे बढ़िया इसको यहीं पे लिख लीजिए, आवश्यकता से अधिक कर्मचारी के भाई जितने बंदे चाहिए राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण, राजनीतिक हस्तक्षेप का मतलब है पॉलिटिकल इंटरफेयर, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण
सार्वजनिक उपक्रमों में आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को ठूसा जाता है तथा उन्हें निजी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक मजदूरी दी जाती है, मतलब ज़रूरत भी नहीं है। काम की सुरक्षा के कारण इसमें स्टाफ की मात्रा अधिक रहती है, क्योंकि भाई सरकारी जॉब है तो जॉब नहीं जाएगी ना, एक बारी लग गई तो लग गई। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्य करने वाले कुशल व योग्य कर्मचारियों को निजी क्षेत्र अच्छी तरक्की का आश्वासन देकर अधिक पारिश्रमिक पर खींच लेते हैं। इस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र में कम योग्य व्यक्ति शेष रह जाते हैं। कह रहे हैं पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है केवल दो ही तरीके के बंदे काम करते हैं। एक बंदा तो ऐसा होता है जो भाई आलसी है, उसको काम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा बहुत ही अच्छा 100% एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है। तो फोर्थ पॉइंट में आपको ये बताया गया है कि जो बंदे 100% एफिशिएंसी के साथ काम करते हैं, प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, उनको हाई सैलरी पैकेज के लालच देकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, जिससे कि पब्लिक सेक्टर के अंदर केवल कम योग्य व्यक्ति ही रह जाते हैं, और पुअर परफॉर्मेंस तो फिर उसका रिजल्ट निकलता ही है। और यहाँ पे जितने लोगों की ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा पोस्टों पे यहाँ पे क्या कर ले जा रहे हैं, उससे इतनी पोस्ट ही नहीं है जितने लोगों को यहाँ पे रखा गया है। ओवर स्टाफिंग की प्रॉब्लम है। फिर है ऊंची सामाजिक लागत। इसका क्या मतलब होता है? सार्वजनिक क्षेत्र की अकुशल निष्पादन का एक कारण ऊंची सामाजिक लागत है। बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के साथ शहरी बस्तियां भी बनाई गई हैं। इनके रखरखाव और प्रशासन पर भारी व्यय भी करना होता है। इन बस्तियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रमिक कल्याण पर अत्यधिक व्यय किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के एक अध्ययन दल के अनुसार निवेश का 10% भाग इन शहरी बस्तियों पर व्यय हुआ है। इससे भी इन उद्यमों को लाभ क्षमता में कमी होती है। मतलब कि जैसे कि आजकल आप दिल्ली में देखो बेटा, क्या देखते हो? दिल्ली में आप ये देख रहे हो कि भाई बिजली भी फ्री है, पानी भी फ्री है, ठीक है, बिजली ले, पानी ले, बसों का किराया ले फीमेल्स के लिए, मोस्टली चीज़ें केजरीवाल ने क्या कर रखी है? फ्री कर रखी है। तो भाई उसका जो बर्डन है सरकार के ऊपर ही तो पड़ता है ना, उस चीज़ के पैसे लगते हैं, उस चीज़ की कॉस्टिंग लगती है। ऐसी नहीं सब केजरीवाल ने बोल दिया हाँ जी फ्री तो फ्री, उनने बोल दिया पे तो पे, ऐसा नहीं है। हर चीज़ की कॉस्टिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का, इसी को क्या कहते हैं, सोशल कॉस्ट बोलेंगे हम इस चीज़ को। तो जितने भी पब्लिक सेक्टर के वो होते हैं, पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेज जितने भी होते हैं, वो जितना भी लाभ अर्जित करते हैं उसका कुछ परसेंट क्या करना पड़ता है, कुछ परसेंट जो है सोसाइटी पे खर्च करना पड़ता है, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, इन टर्म ऑफ हेल्थ, इन टर्म ऑफ लेबर वेलफेयर। जितना भी वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसका कुछ परसेंट जो है सभी फर्मों को इन सब चीज़ों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। और जब वो प्रॉफिट का कुछ, वैसे ही प्रॉफिट नहीं हो रहा, और जब हम प्रॉफिट का कुछ पोर्शन इनके ऊपर खर्च करेंगे तो भाई उनका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और सरकार भी कुछ ऐसे काम करती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, सरकार भी काम करती है और सरकार भी काम करती है और सरकारी एंटरप्राइजेज भी ऐसे काम करते हैं। तो दोनों ही इस तरीके के काम करते हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक कल्याण हो। लेकिन इससे क्या होता है, हाई सोशल कॉस्ट हमको देखने के लिए मिलती है, जिससे कि पब्लिक सेक्टर के एंटरप्रेन्योर का जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सिक्स्थ पॉइंट में ये क्या कह रहा है? सिक्स्थ पॉइंट में ये कह रहा है अति नियमन एवं राजनीतिक हस्तक्षेप। कह रहा है सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम संसद के प्रति उत्तरदायी हैं, इसलिए इन पर संसद का नियंत्रण होता है। संसद के प्रति उत्तरदायी का मतलब ये होता है बेटा कि ये क्या काम कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इसके लिए इनको संसद को जवाब देना पड़ता है कि भाई ये काम चल रहा है और ये काम चल रहा है और ऐसा काम चल रहा है, इतना प्रॉफिट हो रहा है, इतना लॉस हो रहा है, संसद को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए संसद पे इसका पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं। इसका औचित्य ये है कि इसमें जनता का धन लगा होता है, तो इसलिए संसद जो है जवाब मांगता है कि जी बताइए क्या चल रहा है। इन उद्योगों पर नियंत्रण रखने के लिए संसद ने 1964 में कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस का गठन किया था। इसके अलावा
ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेटेड कमेटी इत्यादि भी सार्वजनिक इकाइयों के निष्पादन का मूल्यांकन करती है। इस कारण से ये उद्यम रोज़मर्रा के कामकाज करने में स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ही ज़्यादा है। इससे इनको जो है अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे कि इनका मनोबल जो है वो गिरता है। मतलब इनके ऊपर क्या है, कंट्रोल वगैरह जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। संसद को एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि भाई क्या काम हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, अपनी डे टू डे सारी की सारी एक्टिविटीज़ इनको जो है बतानी पड़ती है। तो इनके ऊपर जो कंट्रोल है वो बहुत ही ज़्यादा है, जिनकी वजह से ये काम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इनने यहाँ पे बेटा 6 रीज़न बताए हैं कि आखिर क्यों पब्लिक सेक्टर की जो है पुअर परफॉर्मेंस है। पहला है, डिसीज़न छोटा हो या बड़ा हो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। अपनी कैपेसिटी का 100% कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तीसरा, यहाँ पे जो कर्मचारी है वो उस पोस्ट के लिए बना ही नहीं है जिस पोस्ट पे उसको नियुक्त किया गया है। और चौथा, जितने कर्मचारी होने चाहिए आवश्यकता से कहीं ज़्यादा कर्मचारी इन उद्योगों में देखने के लिए मिलते हैं। इनको जो भी ये प्रॉफिट अर्न करते हैं, अपने प्रॉफिट का कुछ ना कुछ पोर्शन इनको सोसाइटी पे खर्च करना पड़ता है, इन टर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ या वर्कर की वेलफेयर के उस पर। तो इस वजह से उनका प्रॉफिट कम हो जाता है और सोशल कॉस्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और लास्ट इसमें हमने पढ़ा था कि भाई इनके ऊपर संसद का बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से ये अपने डे टू डे में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, प्रॉपर इसकी रिपोर्टिंग जो है संसद को देनी पड़ती है। तो संसद का इन पर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल रहता है, जिसकी वजह से इन्हें कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। काम करने में जो है इनको प्रॉब्लम आती है। ये कई सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से जो है पब्लिक सेक्टर की पुअर परफॉर्मेंस है। ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आ सकता है। अब है क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। भारत के औद्योगिक विकास में निजी क्षेत्र का क्या योगदान है, इस क्षेत्र के क्या दोष हैं, निजी क्षेत्र ने क्या क्या किया है और इसके क्या क्या दोष हैं, ये हमें बताना है। और कह रहे हैं क्या आप निजी क्षेत्र पर सरकार के पूर्ण नियंत्रण के पक्ष में हैं, मतलब कि क्या निजी क्षेत्र पे सरकार का पूरा नियंत्रण होना चाहिए, क्या सरकार ठीक करती है निजी क्षेत्रों पे कंट्रोल करके। 3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर बेटा पूछी गई है। तो सबसे पहले पूछा गया है इसका योगदान, इसकी भूमिका, कि निजी क्षेत्र करता क्या है, फिर इसकी कमियां बतानी है और फिर बताना है कि क्या सरकार को प्रॉपर निजी क्षेत्र पे कंट्रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो निजी क्षेत्र की अगर हम भूमिका की बात करते हैं, तो निजी क्षेत्र से आशय अर्थव्यवस्था के उस क्षेत्र से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व और नियंत्रण होता है। यहाँ पे सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है, प्रॉपर कंट्रोल, प्रॉपर मैनेजमेंट जो है, प्रॉपर ओनर कौन होगा, एक इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, वह इसका उपयोग इस तरीके से करता है जिससे कि अधिकतम लाभ जो है अर्जित हो सके। अपने बारे में सोचता है, समाज के बारे में उसको कोई लेना देना नहीं है। वह इन साधनों का प्रयोग अधिकतम लाभ के उद्देश्य से तथा व्यक्तिगत हितों के संवर्धन हेतु करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लाभ हो सके और उसका फ़ायदा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। समाज को हो रहा है या नहीं हो रहा उसको फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करता है जिससे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो है मिल सके। इस क्षेत्र में व्यावसायिक निर्णय का केंद्र बिंदु अधिकतम लाभ कमाना होता है, कैसे भी करके मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो होना चाहिए। भारत में निजी क्षेत्रों को सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में जो है बांटा जाता है। 3 तरीके के जो हैं निजी क्षेत्र होते हैं। पहला तो होता है पूर्णतः संगठित क्षेत्र। इसमें जो है बेटा वो निजी क्षेत्र आते हैं जिसमें 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी जो है काम कर रहे होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जो है बेटा जिसमें 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे होते हैं उसको जो है पूर्णतः संगठित क्षेत्र कहते हैं। दूसरे होते हैं असंगठित क्षेत्र, जिसमें बेटा 10 या उससे कम कर्मचारी काम कर रहे होते हैं। ठीक है, कल उस दिन भी मैंने आपको बताया था। पहला है संगठित, जिस भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 या उससे ज़्यादा बंदे काम कर रहे होंगे। जिस भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर 10 या उससे कम बंदे काम कर रहे होंगे वो असंगठित।
और लघु स्तरीय उद्योग वास्तव में निजी क्षेत्र की समस्या का ही मुख्य रूप से अध्ययन करते हैं, क्योंकि इन इकाइयों का आकार निवेश की दृष्टि से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। कुल निजी निवेश में लघु स्तरीय व असंगठित क्षेत्र का योगदान बहुत ही कम है। अंततः निजी क्षेत्र में केवल संगठित का ही वर्णन करते हैं। देखिए कह रहा है होते तो 3 टाइप के हैं, लेकिन हम मोस्टली किसके ऊपर बात करते हैं, हम मोस्टली बात करते हैं इस पहले वाले पे। मतलब कि हम केवल उस निजी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं जिस पे क्या है, जिसके अंदर 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी जो हैं, जिसमें 10 या उससे ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा इसकी परफॉर्मेंस की, इसके कंट्रीब्यूशन की। देखिए सब इतने मतलब क्या किया है। सबसे पहला है पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की दर पर ही किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। पूंजी निर्माण का मतलब होता है निवेश करना, इन्वेस्टमेंट करना। तो भाई जब एक कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा निवेश, ज़्यादा से ज़्यादा पूंजी निर्माण होता है, तो ही वो देश क्या कर पाता है, तो ही वो देश जो है आर्थिक विकास कर पाता है। तो कह रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सर्वे के अनुसार ये पता चला है कि निजी क्षेत्र में कुल पूंजी निर्माण इतना करोड़ था, जो कि इस साल में इतना करोड़ था और इस साल में बदलकर इतना करोड़ हो गया, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। भाई 1970 में केवल इतना था 3,911 करोड़, और उससे अगर हम 20-25 साल बाद की बात करें तो ये बदलकर डीजीटी पूरी चेंज हो गई, 97,734 इतने करोड़ हो गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसका सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है कि ये कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जब बेटा दूसरा है बचत। पहली योजना में निजी क्षेत्रों की बचतें केवल इतनी थी, जो कि योजना के कुल व्यय का इतना प्रतिशत थी। छठे में जो है इतनी हो गई, और उसके बाद ये जो है बचतें दिन प्रतिदिन जो है वो बढ़ती गई। बेटा जब ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जब बचत होती है, तो उस बचत से ही ज़्यादा से ज़्यादा निवेश होता है। बचतें ही निवेशों में कन्वर्ट होती हैं। तो भाई मैंने बोला पूंजी निर्माण का मतलब क्या है, मैंने बोला पूंजी निर्माण का मतलब निवेश है। तो जब ये निवेश बढ़ रहा है तो किस वजह से बढ़ रहा है ये निवेश, क्योंकि बचतों में वृद्धि हो रही है। तो प्राइवेट सेक्टर के सबसे पहला कंट्रीब्यूशन क्या है, आप ये भी लिख सकते हो, पहला बचतों में वृद्धि, दूसरा आप ये भी लिख सकते हो पूंजी निर्माण या निवेश में वृद्धि। बचतों में वृद्धि हो रही है इसलिए निवेशों में वृद्धि हो रही है। और क्या इसका कंट्रीब्यूशन है, लोगों को काम धंधा उपलब्ध कराता है। सबसे इजी, ये तो कहीं पे भी आप लिख सकते हो। भाई जब इंडस्ट्री खुलेगी तो वहाँ पे वर्कर काम वगैरह करेंगे, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। परिसंपत्तियों में वृद्धि करता है। संगठित क्षेत्रों की परिसंपत्तियों में जो है भारी वृद्धि हुई है टाइम टू टाइम। अगर हम इस टाइम पीरियड की बात करें तो 20 बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का कुल परिसंपत्ति मूल्य इतना था, जो कि बढ़कर जो है वो इतना हो गया। परिसंपत्तियों का मतलब होता है बेटा एसेट। एसेट का मतलब होता है जो भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर जो भी इंटरप्राइज ओपन हो रही है, उसके अंदर जो भी मशीन वगैरह, जो भी इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं, उनको एसेट्स कहते हैं। तो कह रहा है इस टाइम पीरियड की बात करें तो केवल इतने करोड़ था, लेकिन उसके बाद जब हम आगे की बात करें तो ये बढ़कर जो है इतने करोड़ हो गया। तो ये हमारे मतलब इतने करोड़ों रुपए के और 2000 इस सन की बात करें तो 75,000 करोड़ हो गया। पहले केवल कितना था 1.3, और इस टाइम पीरियड की बात करें तो 75,000 करोड़। मतलब हमारे पास ये एसिड ग्रोथ किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं, एसिड ग्रोथ इंडिकेट करते हैं कि इन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कितनी ज़्यादा मशीन्स वगैरह हैं, और जितनी ज़्यादा मशीन्स वगैरह होंगी उतनी ज़्यादा एक देश के अंदर क्या होती है, उतनी ज़्यादा उस देश के अंदर जो है उत्पादन क्षमता होती है। तो ये इसलिए इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बाकी लोगों को काम धंधा जो है वो उपलब्ध कराता है। प्लस शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका मतलब क्या होता है कि भाई अब इंटरप्राइज ओपन हुआ है तो भाई सिंपल सी बात है कि वो उत्पादन भी करेगा, और उत्पादन करेगा तो उत्पादन में क्या करेगा, अपना योगदान देगा। तो पहले तो अगर हम 1970 से लेकर 1971 की बात करें तो पहले तो इसका योगदान इतना था, फिर टाइम में बढ़कर इतना हो गया, फिर टाइम में बढ़कर इतना हो गया। मतलब परसेंटेज जो है वो बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, बढ़े ही जा रहा है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि भाई जो जीडीपी हमारी
उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन दोनों का ही है, लेकिन इसका कंट्रीब्यूशन जो है वो बढ़े ही जा रहा है। मतलब ज़्यादा उत्पादन जो है निजी वाले कर रहे हैं एज़ कंपैरिजन टू पब्लिक सेक्टर। निवेश वाला पॉइंट छोड़ सकते हो, पूरा का पूरा ये हमने वहाँ पे पढ़ा है। अब हम बात करते हैं क्या क्या समस्याएं फेस करते हैं, प्रॉब्लम क्या है इनकी, जिसकी कुछ तो प्रॉब्लम ये फेस करते होंगे, क्या क्या समस्याएं इनको फेस करनी पड़ती है। तो समस्याएं बेटा मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें सब बहुत सारे क्वेश्चन बेटा रिपीटेड हैं, ठीक है। हमने इसकी समस्याएं मेरे ख्याल से हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं भी बताता हूँ कि कहाँ पे हमने पढ़ा था। समस्याएं हम इसकी पढ़ चुके हैं, सारे क्वेश्चन बेटा इसमें रिपीटेड हैं। देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 4 ये है बेटा, देखो ये रहा, निजी क्षेत्र की समस्याएं, ठीक है। तो मुझे तो याद है, तुम्हें पता नहीं याद होगा या नहीं होगा। ये रहा निजी क्षेत्र की समस्याएं लिखी है, ये रहा। तो ये समस्याएं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो समस्याएं तो हम नहीं पढ़ेंगे, तो यहीं से आप इसको देख लीजिएगा। वही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिपीटेड हो रही हैं इसके अंदर बार बार। तो ये हो गई इसकी समस्याएं। उसके बाद जो है बेटा इसके दोष पढ़ देंगे हम, इसके दोष क्या क्या हैं। तो ये समस्याएं तो पूरा का पूरा वहाँ से पढ़ेंगे। अच्छा एक ये देख लेते हैं, ये इसकी समस्याएं हैं, ये इसके दोष हैं। दोष सीमाएं ये क्या है, समस्याएं हैं, सीमाएं लिख दी इसने। अच्छा ये बेटा वो है, सीमाएं लिखी हुई इनने, समस्याएं नहीं लिख रखी हैं। एक मिनट रुकिए ज़रा, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमें सीमाएं पढ़नी है, समस्याएं नहीं पढ़नी है, ठीक है। समस्याएं अलग हैं, सीमाएं अलग हैं। दोष, समस्याएं जो वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, और सीमाएं के अंदर हमें बताने हैं उनकी बुराइयां, उनके दोष हमें करने हैं। तो कह रहा है, देखिए क्या क्या दोष इसके अंदर बता रहा है। कह रहा है भारत में निजी क्षेत्र का विकास राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार नहीं हुआ। सबसे पहला इसका दोष ये है, मतलब कि सरकार ने जो पॉलिसीज़ इनके लिए बनाई थी उनके अनुसार जो है इनकी डेवलपमेंट नहीं हो पाई है। दूसरे शब्दों में निजी क्षेत्र के विकास से केवल कुछ ही लोगों का हित संवर्धन होता है तथा सामान्य जनता का जो है शोषण होता है। इसका मुख्य कारण ये है कि ये केवल अधिक लाभ की दृष्टि से काम करते हैं, जनहित की भावना से नहीं। ये समाज का कल्याण का इनका कोई लेना देना नहीं है। अब हम ऊपर भी पहले बात कर चुके हैं कि ये केवल वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं जिससे इनको फ़ायदा हो, इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सके, केवल वो करते हैं ये। तो कुछ अनुचित लाभ कमाने के इरादे से अनुचित कार्य भी करते हैं, मतलब कि ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए गलत काम को भी जो है अंजाम दे देते हैं। इस क्षेत्र में अधिक लाभ कमाने के कारण जमाखोरी, मुनाफाखोरी देखने को मिलती है, और इससे क्या होता है, इससे आम जनता का जो है शोषण होता है। तो ये इनका सबसे पहला दोष या इनकी सबसे पहली सीमाएं हैं। दूसरे की अगर हम बात करें तो निजी क्षेत्र ने भारत में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण को बढ़ाया है। मतलब कि सन 1963-64 में 20 बड़े व्यावसायिक घरानों की कुल परिसंपत्तियों का मूल्य मात्र इतना करोड़ था, जो कि इकोनॉमिक टाइम के एक सर्वे के अनुसार मार्च 1994 में बढ़कर 75,000 करोड़ रुपए हो गया। अर्थात उनमें 57 गुना वृद्धि हो गई केवल 40 वर्षों में, जिसका अर्थ क्या हुआ कि सत्ता का जो है दुरुपयोग हुआ है। वह प्रतियोगिता की विपरीत स्थिति है तथा इसमें संपूर्ण समाज को हानि होगी। बेटा इसका मतलब कहने का ये है कि भाई अंधाधुंध निजी क्षेत्र, जब से निजी क्षेत्रों का जो विकास है, जब से हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण इन सबको अपनाया है, उसके बाद से निजी क्षेत्रों का विकास जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है। मोस्टली जो चीज़ें हैं वो प्राइवेट सेक्टर से जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। हर चीज़ें जो हैं वो प्राइवेटाइजेशन हो जा रही हैं, जिसकी वजह से इसका हर्जाना किसको भुगतना पड़ रहा है, इसका हर्जाना जो है समाज को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई ये लाभ कमाने के उद्देश्य से काम करते हैं, इनको समाज के कल्याण से कोई भी लेना देना जो है नहीं होता है। और अभी हमने पढ़ा कि भैया इनकी एसिड ग्रोथ की अगर हम बात करते हैं तो इनकी एसिड की जो वृद्धि है वो पहले तो इस टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो पहले तो केवल इतनी थी, लेकिन 1994 में बढ़कर
ये 75,000 करोड़ हो गई, जो कि जिसमें केवल प्राइवेट सेक्टर का ही आता है, इसमें पब्लिक सेक्टर का कोई भी हाथ नहीं है। और ये लाभ कमाने से काम करते हैं। तो भाई इसका प्रभाव क्या क्या देखने के लिए मिलता है देश के अंदर? देश का असंतुलित क्षेत्रीय विकास होता है। मतलब कि जो भी बेटा प्राइवेट वाला होता है वो पिछड़े हुए क्षेत्रों की तरफ, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अपना उद्योग को स्थापित नहीं करता, वो केवल डेवलप्ड में स्थापित करता है, अनडेवलप्ड में नहीं, क्योंकि डेवलप में ही वो प्रॉफिट जनरेट कर सकता है, अनडेवलप्ड एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्रों में वो लाभ अर्जित नहीं कर सकता। तो इससे बेटा सारे के सारे प्राइवेट जब डेवलप में ही खुलते रहेंगे तो भाई डेवलप हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? क्षेत्रीय असंतुलन हो जाएगा। क्षेत्रीय असंतुलन का मतलब होता है सारे के सारे उद्योग जब डेवलप में ही होंगे, पिछड़े हुए क्षेत्रों में कोई होगा ही नहीं, तो पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास हो ही नहीं पाएगा बेटा। पिछड़े हुए क्षेत्र ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे। दूसरा, निजी क्षेत्र केवल उन वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिससे लाभ की संभावना ज़्यादा हो। तो ये बेटा मोस्टली लग्जरी गुड्स बनाते हैं जिसको अमीर लोग खरीद सकते हैं। गरीब लोग, विलासिता की वस्तुओं का मतलब होता है बेटा लग्जरी गुड्स। गरीब लोग जो गुड्स को यूज़ करते हैं ये उनमें इनका कोई भी योगदान नहीं होता है। निजी क्षेत्र अनुचित व्यापार नीतियों का अनुसरण करके देश में वस्तुओं की कृत्रिम कमी द्वारा कीमतों को बढ़ा देते हैं और ऊंचा लाभ कमाते हैं। मतलब कि जो भी गुड्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं क्या कर देते हैं, उनकी सप्लाई कम कर देते हैं और डिमांड उनकी ज़्यादा हो जाती है। जब भी बेटा किसी भी चीज़ की सप्लाई कम और डिमांड ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो उसके प्राइस क्या होते हैं, उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इनको जो है अर्जित हो पाता है, जिससे देश के अंदर काले धन की मात्रा में लगातार वृद्धि होने लगती है और अर्थव्यवस्था के अंदर जो है यही सब दुष्परिणाम, जमाखोरी, काराबाजारी, मुनाफाखोरी, ये सब चीज़ें जो हैं अर्थव्यवस्था के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। निजी क्षेत्र ने समाज में वर्ग संघर्ष की भावना को जन्म दिया है। समाज जो है मालिक और मजदूर दो वर्गों में बढ़ गया है क्योंकि दोनों के हित एक दूसरे से भिन्न और विरोधी हैं। इससे औद्योगिक शांति बढ़ी है व श्रमिकों के शोषण को भी प्रोत्साहन मिलता है। अगली दिक्कत कह रहा है इसने समाज को दो कैटेगरी में बांट दिया है। पहला है ओनर और दूसरा है मालिक, कि मैं ओनर हूँ तू मेरा मालिक है। और ये भी कह सकते हो इसी वजह से देश के अंदर अमीर और गरीब के बीच का भी जो अंतर है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बढ़ गया है। निजी क्षेत्र में केवल कुछ हाथों में आर्थिक सत्ता के केंद्रीकरण के कारण राजनीतिक सत्ता भी प्रभावित हुई है। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि राजनीतिक सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों पर केवल कुछ ही व्यक्तियों के अधिकार हैं। भारत जैसे देश के लिए ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है बेटा, जैसे कि आज के टाइम पे देख लीजिए, आज के टाइम पे जो बड़े बड़े प्राइवेट कुछ ही हैं बेटा, अंबानी हैं, अडानी हैं, कुछ ही केवल प्राइवेट वो हैं जिनके हाथों में, जिनसे देश चल रहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सत्ता का केंद्रीकरण, कि जब पावर कुछ लोगों के हाथों में बनकर रह जाती है तो उसको सत्ता का केंद्रीकरण कहते हैं। और इस चीज़ से क्या होता है, सरकार लिखा हुआ है, इससे राजनीतिक सत्ता भी प्रभावित होती है। तो इससे गवर्नमेंट पे भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने के लिए मिलता है। जब देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर और जब कुछ लोगों के हाथों में प्राइवेट सेक्टर की जो पावर है वो आ जाती है, तो उससे उनके ऊपर भी, देश के ऊपर भी, सरकार के ऊपर भी, हर जगह इसका इफ़ेक्ट जो है देखने के लिए मिलता है। तो ये इसकी कुछ जो है यहाँ पे कमियाँ बताई गई हैं। और लास्ट वाले पैराग्राफ के अंदर ये बोला गया है कि क्या ऐसा करना ठीक है, सरकार को कंट्रोल रखना चाहिए क्या पूरा का पूरा निजी क्षेत्रों पे, या कंट्रोल नहीं रखना चाहिए। निजी क्षेत्रों के दोषों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि निजी क्षेत्रों को जो है समाप्ति कर देना चाहिए, उनका राष्ट्रीयकरण करके उत्पादनों के साधनों का पूर्ण समाजीकरण कर दिया जाए। मतलब कि उनको प्राइवेट से हटाकर उनको जो है पब्लिक कर दिया जाए, ठीक है जी, उनको पूरा का पूरा ख़त्म ही कर दिया जाए, क्योंकि इनके दोष हमने ऐसे पढ़े। ये विचार भी ठीक नहीं है क्योंकि उत्पत्ति के साधनों का पूर्ण सरकारीकरण करके समस्या को हल नहीं किया जा सकता। अब भाई सब कुछ पब्लिक कर दोगे तो भी दिक्कत है, सब कुछ प्राइवेट कर दोगे तो भी दिक्कत है। एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता,
पूर्ण सरकारीकरण भी उतना ही हानिकारक होता है जितना कि पूर्ण निजीकरण। उनने भी यही लिख दिया कि भाई ना तो पब्लिक वाला झेल सकता अकेला, ना प्राइवेट वाला झेल सकता अकेला। पूरा सरकारी कर दोगे तो भी दिक्कत है, पूरा प्राइवेट कर दोगे तो भी दिक्कत है। एक दूसरे पर उचित नियंत्रण रखने के लिए निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों का ही विकास होना आवश्यक है। एक अर्थव्यवस्था का विकास तभी हो सकता है जब दोनों सेक्टर की डेवलपमेंट हो। इसलिए भारत ने प्रारंभ से ही मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को अपनाया है और अपनी औद्योगिक नीति का अंग बनाया है। इसलिए हमने ना तो पूंजीवाद व्यवस्था को ना समाजवाद व्यवस्था को किसी को नहीं अपनाया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर दोनों क्षेत्र का आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें निजी और सरकारी दोनों काम करते हैं, लेकिन एक प्रतियोगिता के रूप में नहीं बल्कि एक सहयोगी के रूप में। दोनों सपोर्ट करते हैं कि ठीक है आप भी प्रोडक्शन कीजिए, मैं भी प्रोडक्शन करती हूँ, आप भी देश के विकास में योगदान दीजिए, मैं भी देश के विकास में योगदान देती हूँ। ये नहीं कि तू मेरा कॉम्पिटिटर मैं तेरा। आर्थिक नियोजन द्वारा दोनों क्षेत्रों की भूमिका का निर्धारण कर दिया जाता है। सरकार निजी क्षेत्रों के विकास के लिए कार्य करती है। निजी क्षेत्र को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में नहीं लाना चाहिए, लेकिन इस पर सरकार का देश व समाज के हित में नियमन करके इसके नियोजन और विकास के लिए नीतियां बनाने का अधिकार अवश्य होना चाहिए। कह रहा है भाई सरकार को प्रॉपर कंट्रोल तो नहीं करना चाहिए इन पे। सरकार को कंट्रोल ना करके सरकार इसको रेगुलेट करने का काम करे, इसके नियमन का काम करे और ये देखे कि और सरकार को ये देखना चाहिए कि सरकार आखिर कैसे इनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा विकास कर सकती है। ऐसी पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करे जिससे निजी क्षेत्रों का ही ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके और देश के लोगों को, जनता को जो है इससे फ़ायदा हो सके, समाज का कल्याण हो सके। ये इसके अंदर जो है बेसिकली आपको बताया गया है। बेटा हम इसके बाद जो है इसमें भी ये वाला क्वेश्चन तो हम नहीं पढ़ेंगे कि सरकार कैसे कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और है इसी के अंदर बेटा, जो इसने क्वेश्चन पूछा था, ये देखो, निजीकरण की नीति की आलोचना कीजिए। हम बेटा इसके बाद अब कल जो है वो चैप्टर पर इसी के अंदर ये तीनों वर्ड आ गए हैं बेटा, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। पहले तो आप मुझे जो है